हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो घटना चक्र द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कल जो है टेस्ट नंबर फर्स्ट को सॉल्व कराया गया था। आज जो है टेस्ट नंबर 2 जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और यह कंबाइंड वीडियो होगा। मतलब ये है कि एक ही वीडियो में पूरे 150 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हार नहीं मानना है। एग्ज़ाम्स जो भी पेपर्स अभी हो रहे हैं, एक यूपी में क्या ही कहे कि गवर्नमेंट जॉब या तो आता ही नहीं है। 2 साल 4 साल के बाद 300 400 वैकेंसियाँ आती हैं तो वो भी पेपर लीक हो जाता है। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद जो है अपना दिन रात एक करके तैयारी करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, लेकिन उनकी ईमानदारी का जो फल मिलता है वो क्या मिलता है कि एग्ज़ाम दे करके जब तक घर नहीं पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले है यह जानकारी पहुंच जाती है कि पेपर जो है लीक हो चुका है। लेकिन फिर भी क्या ही कर सकते हैं। आप लोग अपना कर्म करिए और पूरी ईमानदारी के साथ करिए, आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी और आप लोगों के साथ न्याय ज़रूर होगा। देखिए, हो सकता है कि आर का पेपर भी जो है आप लोगों का निरस्त हो जाए और फिर से री एग्ज़ाम हो, तो आप लोग बस लगे रहिए। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 7 विकास लक्ष्यों के तहत 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। जो 7 विकास लक्ष्य हैं, सॉरी देखिए, ये 7 विकास लक्ष्य नहीं है। जो एसडीजी गोल है उसमें टोटल जो है 17 विकास लक्ष्य हैं, ठीक है, टोटल 17 हैं। इसके अंतर्गत प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें कौन सा नहीं है। असमानताओं में कमी, सतत शहर एवं समुदाय, शून्य भूखमरी और आतंकवाद पर रोक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आतंकवाद पर रोक की इसमें कोई भी बात नहीं की गई है। जो एसडीजी गोल है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है उसमें 17 लक्ष्य जो ऐसे हैं जिन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। SDG 2 जो शून्य भूखमरी, जीरो हंगर की बात करता है। SDG 10 में इसके तहत असमानताओं को कम करने की बात की गई है, रिड्यूज इनइक्वालिटीज को कम करने की बात की गई है। SDG जो 11 है इसके तहत सतत शहर एवं समुदाय, सस्टेनेबल क्लाइमेट, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, इसकी बात की गई है। आतंकवाद पर रोक लगाने से संबंधित एसडीजी गोल में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आप लोग एक काम करिएगा कि एसडीजी गोल से रिलेटेड जो 17 गोल हैं उन्हें एग्जाम के पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं और ऐसी संभावना है कि इस साल भी क्वेश्चंस इससे पूछे जाएँ। और जैसे कि आयोग देख रहे हैं कि जैसे एग्जाम में जो प्रश्न पूछने का ट्रेंड है वो कैसे चेंज हो रहा है, तो क्वेश्चंस कहाँ से बन सकता है, कैसे बन सकता है, ये किसी को आइडियाज़ नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी तैयारी पूरी अच्छे से करनी है ताकि क्वेश्चंस कहीं से भी बने हम उसे अच्छे से सॉल्व कर लें, ठीक है। तो एसडीजी गोल से रिलेटेड जो 17 लक्ष्य हैं उसको एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं टेलीग्राम चैनल पर उसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 किससे संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन, सतत विकास, अंतरिक्ष अनुसंधान या फिर जल संरक्षण। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सतत विकास लक्ष्य। एसडीजी गोल जो है उसी की बात कर रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 है, 2015 में इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र विकास सम्मेलन में इसे अपनाया गया था। इसकी घोषणा की गई थी कि 2017 तक यह जो 17 लक्ष्य हैं इनको प्राप्त किया जाएगा, ठीक है, जिन्हें एसडीजी गोल के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, 81वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला था ऑस्टिन बटलर, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लिली ग्लैडस्टोन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला था वह मिला था किलियन मर्फी, जो ओपेनहाइमर के अभिनेता हैं उसमें जिन्होंने अभिनय किया है। उनके जो हीरो हैं या कह सकते हैं कि जो अभिनेता हैं उनको जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था, ठीक है, जिनका नाम है किलियन मर्फी, ठीक। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था यह लिली गैल्डस्टोन को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ओपेनहाइमर। यह 81वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात हो रही है जो 2024 में हाल ही में जिसकी घोषणा की गई है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम
को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस का ही है, क्वेश्चन से पिछले साल पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसे गोशामर रेशम कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमिलित नहीं है? कैल्सीफेरॉल अस्थि रुग्णता, नियासिन पेलाग्रा चर्म रोग, कोबालामीन साइनोकोबालामीन जिसे कोबालामीन के नाम से भी जाना जाता है, संघातिक रक्त अल्पता, राइबोफ्लोविन, बेरी। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राइबोफ्लोविन। बेरी जो रोग होता है वो विटामिन बी वन की कमी से होता है, और विटामिन बी वन का जो नाम है वह थायमीन है, ठीक है। जबकि विटामिन बी टू को राइबोफ्लोविन कहा जाता है। विटामिन बी टू का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लोविन, और इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है, ठीक है। विटामिन बी टू की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है, जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। और विटामिन बी वन जिसे थायमीन के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से बेरी को होता है, ठीक है। कोबालामिन जिसे बी12 के नाम से भी जाना जाता है, साइनोकोबालामिन, और इसकी कमी से संघातिक रक्त अल्पता होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, 2024 में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवसों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2 फरवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो मनाया जाता है वह 26 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 फरवरी को, ठीक है। 26 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। यहाँ पे देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस यह दोनों जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस, इन दोनों का जो आयोजन है या दोनों जो मनाया जाता है वह 24 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, जैव विविधता का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? विटेकर द्वारा, अर्नेस्ट द्वारा, टांसले द्वारा, या फिर W. जीरोसेन द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विटेकर द्वारा जैव विविधता का वर्गीकरण किया गया था, और इन्होंने 1960 में इसका वर्गीकरण किया था। और इनके द्वारा जैव विविधता को 3 भागों में बांटा गया था। इनके द्वारा जैव विविधता को 3 भागों में बांटा गया था, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। इन्होंने जैव विविधता को 3 भागों में बांटा था। 1960 में इन्होंने इसका वर्गीकरण किया था, और विटेकर इन्हें जो है इसकी उपाधि दी जाती है, ठीक है। या कह सकते हैं कि इनके द्वारा इसका विभाजन किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? फिनलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड या फिर क्रोएशिया। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, और इन्होंने किंग क्रिस हॉपकिंस के स्थान पर न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। कुछ रामसर स्थल दिए गए हैं और कुछ राज्य दिए गए हैं, जिससे आपको सुमिलित करना है कि कौन सा रामसर स्थल किस राज्य में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसकी अगर हम बात करें तो यह है आपके हरियाणा में। हैदरपुर राद्र भूमि जो है यह आपके उत्तर प्रदेश में है। खिंजड़िया वन्यजीव अभयारण्य जो है यह गुजरात में है, और तशोकर आर्द्र भूमि जो है यह लद्दाख में है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 2023 में 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? कोलंबो, नैरोबी, बेंगलुरु या फिर ब्रिस्बेन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, करंट अफेयर में भी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वह बहुत ही ट्रिपिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कि करंट अफेयर में भी जो पूछे जा रहे हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका जो फैक्ट है वो अगर आपको याद है तो उससे आप करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर उसमें देख लीजिए, एक आर में जो भी करंट अफेयर थे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, और आपको जब तक उस करंट अफेयर वो जो करंट अफेयर पूछा गया था उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी, तब तक उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश ये भी करिएगा कि करंट अफेयर जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिस मैगजीन से पढ़ रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़िए, क्योंकि उसके इर्द गिर्द और फिर से उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने उन्हें आप अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बेंगलुरु। और इसके बारे में अगर और देखें हम, तो पहली बार जो है भारत द्वारा इसकी मेज़बानी की गई है, ठीक। यह हो गया। इसका जो शुभंकर है वह है कॉफ़ी स्वामी, और इसका जो एम्बेसडर बनाया गया था वह रोहन बोपन्ना को बनाया गया था, ठीक है। तो एम्बेसडर बनाया गया था रोहन बोपन्ना को। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया था, और भारत में पहली बार इसका आयोजन किया गया था, और इसका जो शुभंकर था वह कॉफ़ी स्वामी था, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? नाइट्रोजन, नाइट्रिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प, मीथेन और ओजोन, CFC और मीथेन। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन और नाइट्रिक अम्ल। यह दोनों हरित गृह गैस नहीं है। देखिए इससे आपके और भी एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया, मीथेन, ओजोन, CFC, ये सभी जो गैसेज हैं यह सभी क्या हैं? यह सभी हरित गृह गैसें हैं, लेकिन नाइट्रोजन और नाइट्रिक अम्ल हरित गृह गैस नहीं है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा दोनों, कि नाइट्रोजन और नाइट्रिक अम्ल यह दोनों हरित गृह गैस नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, ओजोन और CFC यह सभी जो हैं हरित गृह गैसें हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एंड्रोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोन या फिर थायरॉक्सिन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्ट्रोन जो है यह एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोन स्त्रीलिंग हार्मोन है। और इसकी अगर हम बात करें, टेस्टोस्टेरॉन जो है वह आपका पुरुष से संबंधित या कह सकते हैं कि पुल्लिंग हार्मोन्स है। एंड्रोस्टेरॉन के नाम से भी इसे जाना जाता है। थायरॉक्सिन जो है यह थायराइड ग्रंथि से इसका स्त्रावण होता है और यह उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो महिलाओं से रिलेटेड या फिर स्त्री से रिलेटेड जो हार्मोन्स है वह है आपका एस्ट्रोन। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ रेडियो समस्थानिक दिए गए हैं और वह जो है किस रोग के उपचार में इनका उपयोग किया जाता है उससे आपको सम्मिलित करना है। आर्सेनिक 74, इसकी अगर हम बात करें, इसका उपयोग किया जाता है ट्यूमर की पहचान करने के लिए। आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 16 का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। आयोडीन 131 का उपयोग जो है वह थायराइड ग्रंथियों की सक्रियता के संदर्भ में जो है इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है रक्त के व्यतिक्रम में। रक्त के व्यतिकरण में सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3-4-1-2। 3-4-1-2 ऑप्शन सी सही है। वर्ष 2023 में COP28 का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत, दुबई, लंदन या फिर पेरिस। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दुबई में इसका आयोजन किया गया था। और इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो इसका जो अगला होगा, ठीक है, इसके बाद जो किया आपका 2024 में जो COP29 का आयोजन किया जाएगा वह अजरबैजान में किया जाएगा। अजरबैजान के जो बाकू शहर है वहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। और 28 का जो आयोजन है वह आपकी दुबई में किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले राज्यों का क्रम क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। इसमें जो है न्यूनतम वनावरण पाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र भोपाल, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र भोपाल, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है यह आपके भोपाल में नहीं बल्कि कहाँ पे है? यह बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु में है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, बेंगलुरु में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय वन्यजीव संस्थान है देहरादून में, भारतीय वनस्पति उद्यान जो है कोलकाता में है और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्ष 21-22 से लेकर के 23-24 बजट अनुमान के मध्य किस वर्ष में सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया था? यह आपको बताना है। 2021-22, 22-23, 22-23 या फिर 23-24। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2021-22 में। उस समय कोरोना का काल चल रहा था और अर्थव्यवस्था, उस समय जो अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि थी या इकोनॉमी जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम था। और इसी वर्ष जो है जो आपका राजकोषीय घाटा है, क्योंकि जो आपका जो कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर में जो लोगों की सुविधाओं के लिए जो खर्च किया गया था सरकार द्वारा, बहुत ज़्यादा खर्च किया गया था। तो सरकार के राजकोषीय घाटा जो है 2021-22 में सबसे ज़्यादा था। और इस समय जो सरकार का राजकोषीय घाटा है वह जीडीपी का 6.7% था। जीडीपी का 6.7% राजकोषीय घाटा था। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर सूरत। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। केंद्रीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक
आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये भी याद रखिएगा कि अश्विनी वैष्णव द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया था। और इसका जो निर्माण किया गया है वो लार्सन एंड टुब्रो द्वारा किया गया, L&T द्वारा किया गया है। और किसके सहयोग से किया गया है, तो IIT मद्रास के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और यह भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर है और बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। लार्सन एंड टुब्रो द्वारा IIT मद्रास की सहायता से इसका निर्माण किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1974 ईस्वी में इसे अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर्य की सही व्याख्या करता है। देखिए, प्रायद्वीप की जो चट्टानें हैं प्रायद्वीपीय भारत की, वो बहुत ही कठोर हैं, अग्नेय चट्टानें हैं, जहाँ पर ड्रिल करके नहरों का निर्माण करना या फिर से वहाँ पे जो आप नलकूप वगैरह हैं उनका निर्माण करना यह पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो अग्नेय चट्टानों से निर्मित संरचनाएं हैं वह उससे पानी रिसता नहीं है। जैसे अगर पानी को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो वो बहुत लंबे समय तक स्टोर रहता है। तो वहाँ पर जो सिंचाई का प्रमुख साधन है वो तालाब है। और इसके पीछे एक और रीज़न है कि जैसे उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं, जो हिमालयी नदियाँ हैं, वह बारहमासी हैं, सालों भर जो है इनसे पानी आता रहता है। लेकिन प्रायद्वीप भारत की जो नदियाँ हैं वो बारहमासी नहीं हैं बल्कि मौसमी हैं। और इसमें जो जल प्राप्त होता है वो मानसून के समय ही प्राप्त होता है। यह भी एक रीज़न है कि वहाँ पर जो सिंचाई का मुख्य साधन है वो नहर और नलकूप न होकर के तालाब है, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे रीज़न क्या है यह अगर आपको पता है, आपको पता रहेगा तो आप क्वेश्चंस को बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है और आर्य की सही व्याख्या करता है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा चीन और चाय के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया गया था। और अन्य जो व्यापारी यहाँ हैं, अन्य जो व्यापारिक कंपनियां हैं उनको भी भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। और 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चीन और चाय के साथ साथ अन्य जो व्यापारिक अधिकार थे जो 1813 में समाप्त किए गए थे, उसके साथ साथ चीन और चाय के साथ व्यापार को जो एकाधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और जो कंपनी है, कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। और आगे जो है कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने के लिए ही क्या किया गया था, उसे प्रतिबद्ध किया गया था कि आगे से इसके द्वारा केवल राजनीतिक कार्य ही किए जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसे अगर चीन और चाय के साथ व्यापार बना रहेगा और अन्य जो व्यापारी का एकाधिकार है उसको समाप्त किया गया था, तो उसका हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। अगर यह पूछता है कि उसके संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किया गया था, तो उसका हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायतों का जो वर्णन किया गया भाग 9 में किया गया है, नगर पालिका का वर्णन किया गया भाग 9 क में, सहकारी समितियों का वर्णन जो है भाग 9 ख में है, अधिकरण का वर्णन जो है 10 में किया गया। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अधिकरण का जो प्रावधान किया गया है वह भाग 14 क में मिलता है, भाग 14 क में मिलता है। भाग 10 की अगर हम बात करें तो इसमें SC और ST क्षेत्र की जो प्रशासन है, SC और ST क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। जनजातीय क्षेत्रों की में से संबंधित प्रावधान किया गया है भाग 10 में। और जो अधिकरण है इसका प्रावधान किया गया है भाग 14 क में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। विश्व मृदा दिवस जो है यह मनाया जाता है 5 दिसंबर को। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व महासागर दिवस जो है 8 जून को मनाया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2143। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। बड़े राज्यों की श्रेणी में इस सूचकांक में केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है नीति आयोग द्वारा नहीं जारी किया जाता है, इसे जो जारी किया जाता है FSSAI द्वारा किया जाता है, ठीक है। FSSAI द्वारा जो है
इसे जारी किया जाता है। और बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल इसमें पहले स्थान पे है, छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पे है, और यूनियन टेरेटरी केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पे है। ठीक है, और इसमें देखिए कोशिश करेगा कि जो टॉप 3 स्टेट हैं उनको आप याद कर पाएँ। ठीक है, जैसे बड़े राज्यों की अगर हम बात करें तो केरल पहले स्थान पे है, पंजाब दूसरे नंबर पे है, तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है। छोटे राज्यों में गोवा पहले नंबर पे है, मणिपुर दूसरे और सिक्किम तीसरे नंबर पे है। और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे है, दिल्ली दूसरे और चंडीगढ़ तीसरे नंबर पे है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली, झांसी, लखनऊ या फिर देहरादून। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है आपके झांसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बादा का एक जिला एक उत्पाद है, सजर पत्थर शिल्प, फर्रुखाबाद का वस्त्र छपाई, मुरादाबाद का धातु शिल्प, अलीगढ़ का चमड़ा उत्पाद। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो एक जिला एक उत्पाद है वह ताला एवं हार्डवेयर है। चमड़ा उत्पाद की अगर हम बात करें तो यह आगरा कानपुर नगर का एक जिला एक उत्पाद है। ठीक है, चमड़ा उत्पाद जो है यह आगरा और कानपुर नगर का एक जिला एक उत्पाद है। ठीक है, कानपुर का। और अलीगढ़ का जो है यहाँ का ताला और हार्डवेयर उत्पाद जो है यहाँ का एक जिला एक उत्पाद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 403 है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या जो है वह 108 है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की जो कुल संख्या वह 403 है, लेकिन विधान परिषद में जो उत्तर प्रदेश में सीट है वह 108 नहीं है बल्कि कितनी है, 100 है। देखिए यह एक बार सीधे एक क्वेश्चन से घुमा करके पूछा था यूपी पीसीएस में ही, और उसमें ये पूछा था कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो उसका 1/10 दिया था, 100 दिया था। ठीक है, कि 1/10 100 ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन जो है कैसे भी बने, अगर आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो विधानसभा में जो सीटें हैं वो 403 है और विधान परिषद में जो सीटें हैं वो 100 है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 263 में, वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 280 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का 328 में, संघ लोक सेवा आयोग का 315 में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 338 में है। ठीक है, 338 में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 338 ए में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक, अन्य जो विकल्प दिए गए हैं वो आपके सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन उल्लेख नहीं किया गया है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या फिर आर्थिक स्वतंत्रता। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है। देखिए प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते रहते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात की गई है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। और प्रतिष्ठा अवसर समानता की जो बात की गई है, 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं भी आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश की जनजातियों और उनके जिलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पटारी जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है, खरवार जनजाति ललितपुर में, पनखा जनजाति मिर्जापुर में और बैगा जनजाति सोनभद्र में। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। खरवार जनजाति जो है ललितपुर में नहीं। खरवार की अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र वाले क्षेत्र में खरवार जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, पटारी जनजाति सोनभद्र में, और पनखा पनिका जनजाति जो है मिर्जापुर सोनभद्र में पाई जाती है, बैगा जनजाति सोनभद्र में। देखिए एक बात बताएं आपको कि यूपी में जो है सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर लगभग उत्तर प्रदेश में जितनी जनजातियाँ पाई जाती हैं वो सभी जनजातियाँ लगभग आपके सोनभद्र में पाई जाती हैं। और ललितपुर एक ऐसा मात्र जिला है जहाँ पर केवल एक जनजाति पाई जाती है, सहरिया। ठीक है,
ललितपुर में केवल एक जनजाति पाई जाती है और सोनभद्र ऐसा जिला है जहाँ पर लगभग सभी जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे खरवार जनजाति जो है ललितपुर, यहाँ पे नहीं पाई जाती है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। हाल ही में किस एशियाई देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा किया है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फिलीपींस द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और इसके पहले जो है इटली भी इससे निकल चुका है बाहर, ठीक है, इटली भी इससे बाहर निकल चुका है और हाल ही में फिलीपींस द्वारा भी इससे निकलने की घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? कुछ योजनाएं दी गई हैं और उससे संबंधित राज्य दिया गया है। देखिए, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, यह राजस्थान की योजना है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, यह मध्य प्रदेश का योजना है। भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रस्ते योजना, यह झारखंड का है। नंद बाबा दुग्ध मिशन, यह उत्तर प्रदेश का है। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है इसमें से गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रस्ते योजना जो है यह झारखंड का नहीं बल्कि महाराष्ट्र का योजना है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत जो अनुसूचित जाति जिले हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के जो क्षेत्र हैं, उनको मुख्य सड़कों से, उन गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रस्ते योजना की शुरुआत की गई थी महाराष्ट्र सरकार द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नीति आयोग द्वारा जुलाई 2023 में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, जो एक प्रगति समीक्षा रिपोर्ट जारी की गई थी, इसके अनुसार 2015-16 से लेकर के 19 से 21 के मध्य बहुआयामी निर्धनता में मुक्त हुए लोगों की संख्या के संदर्भ में कौन सा राज्य पहले नंबर, मतलब इस टाइम ड्यूरेशन में किस राज्य द्वारा जो बहुआयामी निर्धनता है, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है, सबसे ज़्यादा कमी किस राज्य द्वारा की गई है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश द्वारा जो है सबसे अधिक बहुआयामी निर्धनता में कमी की गई है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक में नगर निगम नहीं है? झांसी, अयोध्या, फिरोजाबाद या फिर जौनपुर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जौनपुर में नगर निगम नहीं है। उत्तर प्रदेश में टोटल जो नगर निगमों की संख्या है वो 17 है, ठीक है, 17 जिले ऐसे हैं जिसमें नगर निगम है। और जौनपुर की अगर हम बात करें तो जौनपुर में नगर निगम नहीं बल्कि यहाँ पे नगर पालिका परिषद है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के जो 17 जिले हैं जहाँ पर नगर निगम है, उनकी अगर हम बात करें तो उसमें अयोध्या है, झांसी है, फिरोजाबाद, अलीगढ़, आगरा, कानपुर नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी, शाहजहाँपुर और सहारनपुर, यह ऐसे जिले हैं जहाँ पर नगर निगम है। टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 17 है जहाँ पे नगर निगम है। जौनपुर में नगर निगम नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। रेडक्लिफ रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना, आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तीसरा सही है, अन्य दोनों विकल्प आपके गलत हैं। डूरंड रेखा की अगर हम बात करें तो यह जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। रेडक्लिफ रेखा की बात करें तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और जो आपका मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तीसरा सही है, अन्य दोनों विकल्प आपके गलत हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के अंतर्गत प्रदान किया गया है, वो 5 अनुच्छेद कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक इसमें जो है समानता का उल्लेख किया गया है। और इसमें अगर हम बात करें, देखिए अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समता की बात करता है। अनुच्छेद 15 जिसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत किस आधार पर या कितने आधारों पर जो है विभेद को या जो भेदभाव है उसको प्रतिबंधित किया गया है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, 5 आधारों पर जो भेदभाव है उसको प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसर में समानता की बात की गई है, मतलब सबकी भागीदारी की बात की गई है। अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों की अंत की बात करता है। और इसमें ये भी याद रखिएगा कि अनुच्छेद 17 जो है ना वह एक निरपेक्ष अधिकार है। इसका तात्पर्य क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार से किसी भी कंडीशन में इस पर प्रतिबंध नहीं लगा। जैसे अन्य जो विकल्प हैं, जो अन्य आपके मौलिक अधिकार हैं, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि सार्वजनिक हित में सरकार द्वारा ऐसा किया जा सकता है, ठीक है, उसमें हेतु प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 17 जो है इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ऐसा नहीं है कि सरकार जो है सार्वजनिक हित में या फिर से अन्य किसी हित में जो है अस्पृश्यता करेगा, भेदभाव करेगा, ऐसा नहीं है। तो यह क्या है? यह एक निरपेक्ष अधिकार है कि किसी भी परिस्थिति में इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। तो यह क्या है? एक निरपेक्ष अधिकार है। यह भी क्वेश्चन से एक बार पूछा था, ठीक, यूपीएससी में पूछा था, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी महानदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? हसदेव, जोंक, तेल या फिर जलांगी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जलांगी नदी। यह गंगा नदी बेसिन का भाग है। किसका है? गंगा नदी बेसिन का भाग है। जबकि हंसदेव, तेल, जोंक ये सभी नदियां जो है महानदी बेसिन का हिस्सा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक जर्मन वाच और दो अन्य संस्थाएं कंसोर्टियम द्वारा मिलकर के जारी की जाती हैं और इस सूचकांक में भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपके सही हैं। देखिए, इसका जो CCPI जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 है, इसमें प्रथम 3 स्थान जो है यह दिखते हैं। मतलब कोई भी देश इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है कि उसे पहला, दूसरा, तीसरा रैंक प्राप्त हो। तो 3 रैंक जो हैं वो खाली हैं। चौथे स्थान पे इसमें स्वीडन है, सॉरी स्वीडन नहीं, डेनमार्क है। हाँ, डेनमार्क जो है चौथे स्थान पे है। भारत को इसमें 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे निचले स्थान पे कौन है? सऊदी अरब है। और इसके पहले 2023 में सबसे निचले स्थान पे कौन था? वहाँ पे जो है अमेरिका था। और 2023 में अमेरिका जो है सबसे निचले स्थान पे था। 2024 में सबसे निचले स्थान पे कौन है? सऊदी अरब है। भारत इसमें 7वें नंबर पे है। ठीक, और इसमें अगर हम बात करें 2023 का जो रैंक आया था उसमें भारत जो है उस इंडेक्स में भारत 8वें नंबर पे था। और अभी 2024 में जो है भारत जो है इसमें 7वें नंबर पे है। तो 2023 से 24 में भारत की रैंक में 1 अंक का सुधार हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और ये भी याद रखिएगा कि किस संस्था द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है, यह सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है। फसल और उसके शीर्ष उत्पादक राज्यों के निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कपास का जो उत्पादन है गुजरात द्वारा किया जाता है। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में। सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। सूरजमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मूंगफली का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वह आपका उत्तर प्रदेश नहीं है, बल्कि कौन है? मूंगफली का और कपास का, इन दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। ठीक, सोयाबीन का महाराष्ट्र और सूरजमुखी का कर्नाटक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 3 राज्य भारत में लौह अयस्कों के क्रमशः शीर्ष उत्पादक राज्य हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। यह लौह अयस्कों के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ जलप्रपात दिए गए हैं और नदी दी गई हैं। तो कपिल धारा जो जलप्रपात है यह किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे है। अमृत धारा जलप्रपात जो है यह आपकी हसदेव नदी पे है और यह कहाँ पे है? आपके छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ में है। गौतम धारा जो जलप्रपात है जिसे जोनाहा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, यह है राढ़ू नदी पर। और राढ़ू नदी कहाँ पे है? झारखंड में है। झारखंड में है राढ़ू नदी है, झारखंड में। चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पे है और यह जो है आपके बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, जलप्रपात की एक कपिल धारा जो है नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में है। अमृत धारा जो है हसदेव नदी पर है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। गौतम धारा जो है राढ़ू नदी पे है, झारखंड में। और चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पे है, बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 3142, 3142। निम्नलिखित अभ्यासों और देशों के युग्म में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? मित्र शक्ति 2023, इसका जो आयोजन है भारत और नेपाल के बीच में किया गया था। बोगो सागर 2023 का आयोजन भारत और बांग्लादेश के बीच में किया गया था। हरिमाऊ शक्ति का आयोजन भारत और मलेशिया के बीच में। सिम्बैक्स का आयोजन भारत और सिंगापुर के बीच में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। मित्र शक्ति का जो आयोजन है भारत और नेपाल नहीं, भारत और श्रीलंका के बीच में किया जाता है मित्र शक्ति का आयोजन। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में। तो पहला जो है आपका गलत है। बोगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में किया जाता है। ठीक है, और बोगो सागर इसका जो आयोजन किया गया था बंगाल की खाड़ी में किया जा गया था। हरिमाऊ शक्ति जो भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था और यह उमराई छावनी मेघालय में किया गया था इसका आयोजन। ठीक है, कब? अक्टूबर नवंबर 2023 में। सिम्बैक्स का आयोजन भारत और सिंगापुर के बीच में किया जाता है और इसका आयोजन भी कहाँ पे किया गया था? इसका जो आयोजन है सिंगापुर की नौसेना के मध्य सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संघीय बजट 2023-24 में कुल व्यय में हिस्से के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। किस पे कितना व्यय किया जाता है उससे आपको सम्मिलित करना है। ब्याज अदायगी, इस पर जो व्यय होता है सबसे अधिक व्यय जो है ब्याज अदायगी पर ही किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है जो
करों और शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा होता है उसमें दूसरे स्थान पे सबसे अधिक व्यय किया जाता है, तो यह जो है 18% है। केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उस पर व्यय होता है 17%, और जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उस पर व्यय होता है 9%। देखिए, केंद्रीय क्षेत्र की योजना और केंद्र प्रायोजित योजना, इन दोनों में अंतर क्या है? जैसे केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना होती हैं उसमें टोटल जो खर्च होता है वह केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है। और जो केंद्र प्रायोजित योजना होती है उसमें केंद्र और राज्य इन दोनों की हिस्सेदारी होती है, जैसे 60-40% हो गया या फिर से 90-10% हो गया। इसके हिसाब से जो है उसमें क्या होता है, हिस्सेदारी होती है, ठीक है। तो यह केंद्र क्षेत्र की योजना और केंद्र प्रायोजित योजना, इन दोनों में यह अंतर होता है, ठीक है। तो यह भी याद रखिएगा। तो सबसे अधिक व्यय किस पे होता है? ब्याज अदायगी में किया जाता है 20%, और करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से के रूप में 18% है, केंद्र क्षेत्र की योजनाओं में 17, और केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 9%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना सम्मान, यह किसके अंतर्गत है? यह जो है अनुच्छेद 51 गौ में इसका प्रावधान किया गया है। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 का सब क्लॉज 6 में इसका प्रावधान किया गया है, ठीक। ज्ञानार्जन, सुधार और भावना का विकास करना, इसका जो उल्लेख किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 का सब क्लॉज ज में। और राज्य की लोक सेवा और न्यायपालिका के बीच जो विभाजन किया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, यह जो है अनुच्छेद 50 में किया गया था। देखिए, आपका जो अनुच्छेद 51 ज, अनुच्छेद 51 ग, अनुच्छेद 51 क 6, यह जो है क्या है, सब मौलिक कर्तव्य हैं, जबकि अनुच्छेद 50 जो है यह आपका नीति निर्देशक तत्व है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2, 4, 1, 3। 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आईची नगोया जापान में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। 19वें जो एशियाई खेल है इसका आयोजन किया गया था हांगझाऊ चाइना में, और 20वां एशियाई खेल का आयोजन 2026 में किया जाएगा, नगोया जापान में किया जाएगा। और इसके बाद जो 21वां एशियाई खेल है इसका आयोजन किया जाएगा दोहा कतर में, और 22वां एशियाई खेल का आयोजन रियाद सऊदी अरब में किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? मतलब जो संवैधानिक पीठ का गठन होता है उसमें कितने न्यायाधीश होने चाहिए, तभी जाकर के संवैधानिक पीठ का गठन होगा, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 5। देखिए, किसी भी मामले की सुनवाई करने के लिए जो संवैधानिक पीठ का गठन होता है उसमें कम से कम जो न्यायाधीशों की संख्या है वह 5 होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक और रेनी बेसेंट का। और 1916 ईस्वी में 1916 में इसका जो है इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें, इनके द्वारा जो होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की गई थी, इनके क्षेत्र के अंतर्गत कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रांत बरार वाला क्षेत्र जो है इनके अंतर्गत आता था। और इन्हें छोड़ करके अन्य जो पूरे देश में या कह सकते हैं कि पूरे भारत में होम रूल लीग आंदोलन में जो मुख्य नेतृत्व किया था वह एनी बेसेंट ने किया था। और स्थापना कब किया गया था? 1916 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? इसका आपको जो है बताना है। देखिए, ज़्यादातर पूछता है कि किनके द्वारा जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया, जिसमें आपको बताना है कि कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसका कौन कौन, देखिए, मोतीलाल नेहरू इससे संबंधित थे, चित्तरंजन दास भी थे, राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी, इनका संबंध जो है स्वराज पार्टी से नहीं था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई थी 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? अलवणीकरण समुद्री जल, प्रतिलोमन परासरण पेयजल, विकृतीकरण प्रोटीन, पाश्चुराइजेशन चाय, पाश्चुरीकरण चाय। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, ये भी जो है यूपीपीसीएस का रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पाश्चुरीकरण। चाय का पाश्चुरीकरण नहीं होता है। पाश्चुरीकरण किसका होता है? दूध का होता है। दूध से कीटाणुओं को हटाने के लिए, उनको जो मारने के लिए और दूध को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उसको जो है पाश्चुरीकरण उसका किया जाए। जैसे मार्केट में जो दूध मिलता है पैकेट वाला, उसको आप लोग अगर खरीदेंगे और उस ऊपर पढ़ेंगे तो उस पर लिखा रहता है कि ये दूध जो है पाश्चुराइजेशन है और इसमें 99 इतने इतने % जो है इसके कीटाणु जो है इसमें से हटा दिए गए हैं, कह सकते हैं कि इसमें से मार दिए गए हैं कीटाणु, ठीक है। तो पाश्चुरीकरण जो होता है वह दूध का होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। वाशिंग सोडा
इसका जो रासायनिक नाम है वह क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम सोडियम हाइड्रॉक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड होता है। नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहा जाता है और हाइपो सोडियम थायोसल्फेट। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4-1-2-3। 4-1-2-3। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक है, क्योंकि साइमन कमीशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। ठीक, 5 मार्च 1931 में जो महात्मा गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसमें जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। और जो गांधी इरविन समझौता था इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए, एक दिल्ली पैक्ट है, एक दिल्ली आंदोलन है। ठीक है, तो यह जो है कौन किससे संबंधित है ये आप लोग याद रखिएगा। दिल्ली पैक्ट जो है गांधी इरविन समझौते को कहा जाता है और इसी के माध्यम से जो है इसी में कहा गया था कि यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है इसको तुरंत जो है तत्काल प्रभाव से इसको बंद करेंगे और उसके बाद जो आगामी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें महात्मा गांधी भाग लेंगे। और महात्मा गांधी द्वारा इसमें भाग लिया गया था कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, JB कृपलानी। यह जो है भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 की विजेता जो लेखक जार्जी गोस्पोदिनोव हैं वह किस देश के हैं, ये आपको बताना। देखिए, यह इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है कौन है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेता, यह न पूछ करके यह पूछ लिया है कि इसके यह किस देश के निवासी हैं। तो क्वेश्चंस करंट अफेयर के ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, कि जो बिल्कुल न्यूज में रहेगा, चर्चा में रहेगा, वह न पूछ करके उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस क्या बन सकता है वो पूछ ले। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन करंट अफेयर आप लोग पढ़िएगा बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, तो इनका जो संबंध है वह है बुल्गारिया से। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले यह बुल्गारिया के पहले व्यक्ति हैं। और इनकी से कृति के लिए इन्हें जो बुकर पुरस्कार दिया गया था टाइम शेल्टर, इनका जो उपन्यास है। और ये भी याद रखिएगा कि इसे एक कहानी के लिए इन्हें दिया गया है, उपन्यास के लिए दिया गया है, कविता संग्रह के लिए दिया, किसके लिए दिया गया है। ठीक है, तो इनका जो उपन्यास है टाइम शेल्टर, इसके लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। और यह बुल्गारिया के हैं और जो कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले बुल्गारिया के पहले व्यक्ति हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, यह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पी वीरामुथुवेलु। वीरामुथुवेल जो है, पी वीरामुथुवेल, यह चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। ठीक है, और ऐसे सोमनाथ जो हैं वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष हैं, लेकिन चंद्रयान 3 के जो डायरेक्टर थे वह पी वीरामुथुवेल थे। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने लोगों को पता था कि इसका आंसर जो है ऐसे सोमनाथ होगा। ठीक, ज़्यादातर लोग इसका आंसर ऐसे सोमनाथ ही जानते होंगे। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। प्रथम आंग्ल जो कर्नाटक युद्ध हुआ था यह किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? एक्सला सैम्पेल की जो संधि हुई थी इसके द्वारा प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध को समाप्त किया गया था। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो हुआ था यह पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो हुआ था यह अनिर्णायक थी, अर्थात इसमें किसी भी देश को जो है, किसी भी पक्ष को जो है पूर्ण मतलब कह सकते हैं कि इसमें जीत नहीं मिली थी। ठीक है, तो यह एक अनिर्णायक युद्ध था। और प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था इसमें ब्रिटिशों की हार हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4-1-3-2। 4-1-3-2। नेक्स्ट देखिए, मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन हानि की स्थिति में होता है? देनदार, देनदार एवं पेंशन भोगी, अचल संपत्ति धारक या फिर व्यापारी तथा निवेशक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लेनदार और पेंशन भोगी। यह जो है हानि की स्थिति में होता है। देखिए, बढ़ती कीमत के साथ क्या होता है कि मुद्रा की जो मुद्रास्फीति जब बढ़ती है तो इसमें रुपए की जो वैल्यू है वह धीरे धीरे कम होने लगती है, जिस वजह से जो लेनदार और पेंशन भोगी है इनको नुकसान होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम जो है स्वरवेद महामंदिर है, जिसे योग और ज्ञान तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो है एक साथ 20,000 लोगों के ध्यान करने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक साथ 20,000 लोग बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। तो कहाँ पे किया गया था? वाराणसी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार प्रतीत होता है क्या? बढ़ता हुआ, घटता हुआ, अपरिवर्तित या फिर शून्य? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपरिवर्तित प्रतीत होता है। सिंप्लेक्स सिंप्लेक्स यूनिक सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? सेलुलर फोन के लिए, रेडियो ट्रांसमिशन, टेलीविजन या फिर बी और सी? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडियो ट्रांसमिशन और टेलीविजन के लिए सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उपयोग है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसमें केवल एक तरफा कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। जैसे हम कोई सिग्नल भेज सकते हैं, कोई सिग्नल प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यह क्या होता है? यह सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, जिसमें रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, जो सिग्नल आ रहा है उन्हें हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, यह सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें सूचनाओं का वहन होता है, ठीक, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में। और जो सेलुलर फोन है इसमें डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है, मतलब इसमें आदान प्रदान दोनों हो सकता है। लेकिन जो आपका सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है इसमें केवल एक तरफा कम्युनिकेशन होता है, जैसे रेडियो और टेलीविजन हो गया, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च नई दिल्ली, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स हैदराबाद, भारी जल बोर्ड अहमदाबाद, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई? आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारी जल बोर्ड। भारी जल बोर्ड की अगर हम बात करें तो यह अहमदाबाद में नहीं, कहाँ पे है? मुंबई में है। भारी जल बोर्ड का जो मुख्यालय है मुंबई में है, ठीक है। और इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च का मुख्यालय नई दिल्ली में है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स यह हैदराबाद में है। भारी जल बोर्ड है मुंबई में। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड जो है यह मुंबई में है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। अहोम विद्रोह यह कब हुआ था? अहोम विद्रोह जो है यह हुआ था 1828 ईस्वी में। कोल विद्रोह जो है 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में हुआ था। और मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2413, 2413। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पार्थिव ग्रहों की श्रेणी में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को शामिल किया जाता है। गैसीय जेवियन ग्रहों की श्रेणी में बृहस्पति, अरुण, शनि और वरुण को शामिल किया जाता है। सौरमंडल के सभी ग्रहों में बृहस्पति का घनत्व सबसे अधिक है और सौरमंडल के सभी ग्रहों में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 1 और 2 सही है, 3 4 गलत है। इसमें देखिए, अगर हम बात करें, पहले में क्या दिया है? पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह को ही हम आंतरिक ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और जो आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें हम आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जबकि बृहस्पति हो गया, वरुण, शनि और वरुण, इन्हें गैसीय जेवियन ग्रह या बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें अगर घनत्व की, तो सबसे अधिक जो घनत्व पाया जाता है वह किसका है? सबसे अधिक घनत्व होता है पृथ्वी का, ठीक है। सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है, 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यू, ग्राम प्रति सेमी क्यू पृथ्वी का घनत्व है, जो अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे अधिक है। और गुरुत्वाकर्षण की अगर हम बात करें तो बृहस्पति ग्रह पर जो गुरुत्वाकर्षण बल वो सबसे अधिक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ पे है? बृहस्पति पर। और घनत्व जो है वो सबसे अधिक कहाँ पर है? पृथ्वी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 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 हो जाएगा इसका पहला डी। पहला और दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ग्रीष्म अयनात होता है 21 जून को, शीत अयनात होता है 22 नवंबर को, बसंत विषुव 21 मार्च को और शरद विषुव 22 सितंबर को। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। शीत अयनात की अगर हम बात करें तो शीत अयनात जो होता है वह 21 जून को होता है, ठीक है। शीत अयनात जो है, सॉरी, ग्रीष्म अयनात होता है 20-21 जून को। और शीत अयनात जो होता है 21-22 दिसंबर को होता है, न कि नवंबर को, ठीक है, दिसंबर को होता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, बारदोली सत्याग्रह, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारतीय किसान संस्थान की स्थापना NG रंगा द्वारा की गई थी। बंगाल प्रजा पार्टी की जो स्थापना है फजलुल हक द्वारा की गई थी। और बर्खास्त संघर्ष की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 4 3 1। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव जो है कब आया था? क्रिप्स प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, 1942 में। अगस्त प्रस्ताव जो है पेश किया गया था कब? 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। वेवेल योजना 1945 में भारत आया था,
ठीक। और सीआर फार्मूला 1944 में सीआर फार्मूला जो है पेश किया गया था। तो सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका 2143, 2143, 2143, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 2143। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कथन का चयन करना है। आग्नेय चट्टान सामान्यतः रवेदार चट्टानें होती हैं, सही है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, ये भी सही है। रूपांतरित चट्टानों का जो निर्माण है वह आग्नेय और परतदार दोनों चट्टानों से होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो हैं यह सही है। देखिए, अवसादी चट्टान जिन्हें परतदार चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, इनका निर्माण चट्टानों की टूटने के फलस्वरूप होता है। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है। और प्रमुख इसके जो उदाहरण हैं, जैसे जो चट्टान है अवसादी चट्टानों के कौन कौन है, जैसे बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर, सैल, कांग्लोमरेट, सिल्ट, कोयला, ये सभी क्या है, ये सभी अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। रूपांतरित चट्टान, इनका निर्माण जो है आग्नेय और अवसादी परतदार चट्टानों दोनों से होता है। और इसके उदाहरण है नीस, शिस्ट, स्लेट, संगमरमर, सर्पेंटाइन, ये सभी क्या है, यह सभी आपके रूपांतरित चट्टान है। और आग्नेय चट्टान की बात करें, इसमें रवेदार या इसमें क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, ठीक है, रवेदार होते हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। और इसके उदाहरण है गैब्रो हो गया, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और आपका पैंगमेटाइट, या क्या है, ये सभी जो है आग्नेय चट्टान है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। उत्तर प्रदेश 25 स्वर्ण सहित कुल 62 पदक जीत करके पदक तालिका में दूसरे स्थान पर था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपके सही हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स यह पहली बार इसका आयोजन हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया था। और इसका जो शुभंकर है उज्ज्वला है, और यह क्या है, यह एक गौरैया है, ठीक है। और इसमें हरियाणा जो है इसके तरफ कुल 105 पदक जीता गया था और यह पहले नंबर पे था। उत्तर प्रदेश 62 पदक जीत करके दूसरे नंबर पे था और इसके द्वारा 25 स्वर्ण पदक, 23 रजत और 14 कांस्य पदक जीता गया था। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पैरा गेम्स में हरियाणा आपका पहले नंबर पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, पहली बार आयोजन किया गया था। इसका शुभंकर उज्ज्वला एक गौरैया है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। अग्रणी उत्पादक देश दिया है और उत्पाद दिया है, तो किसके उत्पादन में कौन सा देश पहले नंबर पे है उससे जो है आपको सम्मिलित करना है। कोट डी आइवरी की अगर हम बात करें, कोट डी आइवरी जो है कोको उत्पादन में पहले नंबर पे है, ठीक। भारत दूध उत्पादन में पहले नंबर पे है। संयुक्त राज्य अमेरिका मक्का उत्पादन में पहले नंबर पे है और चीन जो है यह मूंगफली उत्पादन में पहले नंबर पे है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 4 1 3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की मध्य सीमा बनाती है। नील, राइन, नाइजर या फिर रियो ग्रादे नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, इसमें अगर आप लोगों को क्वेश्चंस यह ऑप्शंस ना भी पता हो इसका आंसर, और इन नदियों के बारे में अगर आपको पता हो तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग अपने आप को जो है शांत रखने की कोशिश करिएगा, दिमाग को स्थिर रखने की कोशिश करिएगा, जिससे कि जो क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं आ रहे हैं उससे भी आप थिंक जो आपका जो एक कह सकते हैं कॉमन सेंस के प्रयोग करके जो है आप उसे सॉल्व कर पाएँ। जैसे नील नदी जो है अफ्रीका में बहती है, नाइजर नदी अफ्रीका में बहती है, राइन नदी यूरोप में बहती है, इनका संबंध अमेरिका से कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो अगर इसके बारे में आप लोगों को ना भी पता हो तो भी आप लोग इसका आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। व्यास सम्मान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 33वां व्यास सम्मान हिंदी ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया, हिंदी लेखक ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। और यह पुरस्कृत कृति, यह जो है पुरस्कार इनकी कृति यादें यादें और यादें के लिए दिया गया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यह पुरस्कार जो है यादें यादें और यादें के लिए दिया गया है, कौन सा 33वां ज्ञान पुरस्कार, लेकिन यह ज्ञान चतुर्वेदी को नहीं दिया गया है। ज्ञान चतुर्वेदी 32वें व्यास सम्मान से पुरस्कृत हुए थे, ठीक है। 33वां व्यास पुरस्कार जो मिला है वो पुष्पा भारती को मिला है, यादें यादें और यादें के लिए। और 32वां व्यास पुरस्कार 2022 में जो दिया गया था वह ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था, उनके उपन्यास पागल खाना के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित है। अल्बानिया, क्रोएशिया, लिथुआनिया, लाटविया, साइप्रस, लेबनान, तुर्की, पोलैंड। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसमें जो है एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सही कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को ये पता है ना कि लिथुआनिया, लाटविया ये सभी क्या है, बाल्टिक देश हैं,
ठीक, तो जिसमें भी 2 ऑप्शन दिया गया है उसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ये वाला एलिमिनेट हो गया पहले ही, और ये भी पता है कि पोलैंड भी वहीं पे स्थित है, पोलैंड भी वहीं पे है। तो 4 किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये भी दोनों भी हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। अल्बानिया, क्रोएशिया, साइप्रस और लेबनान, ये सभी क्या है, ये सभी भूमध्य सागरीय देश हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कथन और कारक दिया गया है, सही आंसर का चयन करना है। प्रवाल मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं या निम्न तापमान को सहन नहीं कर पाते हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारक दोनों सही और आर एक ही सही व्याख्या करता है। केंद्रीय बजट के अंतर्गत राजकोषीय घाटा दर्शाता है क्या, सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को, जैसे जो प्राप्त हुआ, मान लीजिए हमारा व्यय किया गया है कितना, 100 रुपये हमने व्यय किया है, और हमको जो राजस्व प्राप्ति या राजस्व प्राप्ति के रूप में जो प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 95 रुपया प्राप्त हुआ। तो कम कितना है इसमें, 5 रुपया कम है ना, तो 5 रुपये की जो भरपाई की जाएगी वह उधार से ही तो की जाएगी, ऋण से की जाएगी। तो यह 5 रुपया क्या है, यह 5 रुपया राजकोषीय घाटा है। क्यों, क्योंकि हमने खर्च किया 100 रुपया और हमको प्राप्त हुआ जो है वो 95 रुपया, तो कम कितना है, 5 रुपया, तो 5 रुपया क्या है, राजकोषीय घाटा। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कथन और कार्य दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। कथन और कार्य दोनों सही, आर एक ही सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए 15 से 30 अक्षांशों के मध्य जो है आपके उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं, और वो भी कहाँ पाए जाते हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भागों पर पाए जाते हैं ज़्यादातर। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि व्यापारिक पवनें जो चलती हैं वह पूर्व से पश्चिम चलती हैं, ऐसे चलती हैं। ठीक, और इसमें जो नमी होती है, जो समुद्र से नमी लेकर के महाद्वीपों में प्रवाहित होती हैं, और यह जब महाद्वीपों में प्रवेश करती हैं तो वर्षा करती हुई आगे जाती हैं, और यह पूर्व से पश्चिम तक जब तक पहुँचती हैं तब तक इसमें जो नमी है वो खत्म हो जाती है और यह शुष्क हो जाती है, और इसकी वजह से पश्चिमी क्षेत्रों पर वर्षा नहीं होती है, जिस कारण यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्रों का विकास होता है। ठीक, ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को शामिल किया गया है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरा सही है, पहला गलत है। सामवेद का जो संकलन है ऋग्वेद पर आधारित है। क्यों, क्योंकि सामवेद का ज़्यादातर जो छंद लिए गए हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। ठीक है, और वेद त्रयी के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद नहीं है, इसमें सामवेद है। इन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। मूर्ति पूजा का प्रारंभ आर्य काल से हुआ था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है वह सिंधु घाटी सभ्यता में भी मूर्ति पूजा का उल्लेख मिलता है। जो वहाँ पे पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है वहाँ उससे प्राप्त होता है कि मूर्ति पूजा का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। हमारे द्वारा इजराइल पर जो अक्टूबर 2023 में हमला किया गया था उसे इसके द्वारा क्या नाम दिया गया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे इन्होंने नाम दिया था अल अक्सा मस्जिद। और फिर जो इजराइल द्वारा इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो हमला किया गया था उसको इजराइल ने नाम दिया था ऑपरेशन आयरन सॉरी, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स। ठीक है, ऑपरेशन अजय द्वारा जो है भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, जो इजराइल में भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए। और ऑपरेशन कन्विंसन का जो संबंध है वह यूपी से है। यूपी से जो उत्तर प्रदेश में माफिया हैं उनको समाप्त करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन कन्विंसन, उनका पता लगा करके उनको न्यूट्रल करने के लिए। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। किस अभिलेख से ब्राह्मणों और वैद्यों को भूमिदान दिए जाने का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सातवाहन रानी थी रानी नागानिका, इनके नानाघाट अभिलेख से ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमिदान देने का उल्लेख मिलता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था, 7, 8, 9 या फिर 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मेगास्थनीज ने कहा था अपनी पुस्तक इंडिका में कि भारत में 7 जातियां हैं, और वो कौन कौन सी हैं, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। ये जातियाँ हैं जो आपके भारत में पाई जाती है। किसने कहा था, मेगास्थनीज ने कहा था अपनी पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट देखिए, पेरिस किस नदी के तट पे है। कुछ नगर दिए गए हैं और यह किस नदी के तट पे है इससे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, पेरिस की अगर हम बात करें, पेरिस जो है यह सीन नदी के तट पर स्थित है। पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। और किसान से बैंकॉक की बात करें तो यह चाओ फ्राई नदी के तट पे है। और असनसियान
पराग्वे की जो राजधानी है वह जो है असनसियान नगर जो है पराग्वे नदी के तट पे है, और किशानसा जो है यह आपके जायरे नदी के तट पे है। ठीक है, कांगो जायरे नदी के तट पे है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4-3-2-1, 4-3-2-1। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कजाकिस्तान, इसका जो कुछ लौह खनन क्षेत्र दिया गया और देश दिया गया है। कजाकिस्तान का क्षेत्र है कारागंडा, यूक्रेन का है क्रिवायरॉग, जर्मनी का नॉर्मेंडी, फ्रांस का पिरेनीज। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्मेंडी जो है यह जर्मनी नहीं बल्कि कहाँ का है, यह जो है फ्रांस का है। कहाँ का है, फ्रांस का। ठीक, फ्रांस का है। अन्य विकल्प आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एलिफेंटा की गुफा मंदिरों के निर्माण में किस वंश के शासकों ने योगदान दिया था। पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट या फिर चालुक्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा इसके निर्माण में योगदान दिया गया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। यह मुख्य रूप से हिंदू धर्म के शैव संप्रदाय से संबंधित है, और इसके जो 2 गुफाएं हैं, एलिफेंटा की 2 गुफाएं, इनका संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। ठीक है, बौद्ध गुफाएं हैं। तो 2 गुफाएं जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, और यह जो है आपके हिंदू धर्म से संबंधित है, और वो भी हिंदू धर्म में मुख्य रूप से भगवान शिव से संबंधित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। शेरशाह सूरी द्वारा मुद्रा व्यवस्था में तांबे के दाम और चांदी के रुपए का जो विनिमय दर था वो क्या था। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबे का 64 और चांदी का 1, मतलब 64 जो तांबे का दाम है वह चांदी के 1 रुपये के बराबर होता था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मुगल काल में अकबर के शासनकाल के दौरान किस विद्वान ने राजतरंगड़ी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शाह मुहम्मद साहबादी द्वारा फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था राजतरंगड़ी का। और इसका जो राजतरंगड़ी का फारसी भाषा में जो अनुवाद किया गया था वह बहर उल अस्मार के नाम से किया गया था। किसके द्वारा, बहर उल अस्मार के नाम से इसका जो अनुवाद है वह किया गया था शाह मुहम्मद साहबादी द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित नामों को कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। भारत पर जो आक्रमण किए थे इनको आपको क्रम के हिसाब से लगाना है। इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, उसके बाद किया था मोहम्मद गौरी ने आक्रमण। ठीक है, उसके बाद फिर जो है चंगेज खां का आक्रमण हुआ था, फिर जो है तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2-3-1-4। 2023 में सेल के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरेंदु प्रकाश को जो है सेल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अन्य जो लोग दिए गए हैं जैसे MU नायर, इन्हें राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा का समन्वयक बनाया गया है। PM प्रसाद को कोल इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है, और जो मनोज यादव हैं इन्हें RPF का महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल बनाया गया। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, कुछ भक्तिकालीन संत दिए गए हैं और उनका जन्म स्थान दिया गया है। दादू का जन्म कहाँ हुआ था, दादू दयाल जो है इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में। मलुक दास का जो जन्म है वह कड़ा कौशाम्बी में हुआ था। कबीर दास का जन्म हुआ था कहाँ पे, कबीर दास का जो जन्म है यह आपके वाराणसी शहर में हुआ था, और तुलसीदास का जन्म हुआ था वादा में। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3-1-4-2, 3-1-4-2। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील से नौ संचालन में दूरी की इकाई को मापा जाता है, और सेल्सियस में ऊष्मा की इकाई मापी जाती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, मतलब गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो गलत है, क्योंकि सेल्सियस तापमान को मापने का मात्रक होता है। ठीक है, सेल्सियस जो है तापमान को मापने का मात्रक होता है। ऊष्मा का जो मात्रक है वो कैलोरी या जूल होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें कालक्रम से के हिसाब से जो है इन सबको आपको व्यवस्थित करना है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है यह कब हुआ था, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। नादिर शाह का भारत पर जो आक्रमण हुआ था 1739 में हुआ था, 1739 में। और हैदराबाद स्वतंत्र राज्य के रूप में जो इसकी स्थापना की गई थी 1724 में की गई थी, 1724 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1-4-3-2, 1-4-3-2, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन कौन सा है। सनई, उड़द, मूंग, ढैंचा, गन्ना, गेहूँ। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सनई, उड़द, मूंग, ढैंचा, इन सभी का उपयोग जो है किसमें किया जाता है, हरी खाद के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मच्छर भगाने वाले दवाओं में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। एट्रोपिन, पायरेथ्रिन, एथिलीन या फिर बेंजीन हेक्साक्लोरोफिन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी,
पायरेथ्रिन का उपयोग किया जाता है मंत्र प्रतिकर्षी दवाओं में। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? और सैनिक, जर्मेनियम, ऑस्मियम या फिर रेडियम? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ट्रांजिस्टर में मुख्य रूप से जर्मेनियम और सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एथिलीन का उपयोग किया जाता है किसमें? आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यह बताना है कि एथिलीन का उपयोग किया जाता है कृत्रिम विधि से फलों को पकाने में, निश्चेतक के रूप में, अल्कोहल किण्वन में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरा। अल्कोहल किण्वन में जो है एथिलीन का उपयोग नहीं किया जाता है, कृत्रिम विधि से फलों को पकाने और निश्चेतक के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिटमस का उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में किया जाता है। लिटमस लाइकेन के निष्कर्षण से प्राप्त होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प इसके सही हैं। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी या फिर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सब्लिमेशन, जिसे ऊर्ध्वपातन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस विधि द्वारा जो है रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। राज्यपाल दिए हैं और राज्य दिया है, तो किस राज्य के राज्यपाल कौन है उससे आपको सम्मिलित करना है। कालराज मिश्र, यह कहाँ के राज्यपाल हैं? कालराज मिश्र जो हैं राजस्थान के राज्यपाल हैं। गंगूभाई पटेल जो है यह मध्य प्रदेश के हैं। और विश्वभूषण हरिचंदन जो है यह छत्तीसगढ़ के हैं। और टी सौंदरराजन यह तेलंगाना के हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 1 4 3। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा, यह योजना जो है सफल रही थी। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 4 ऐसे कार्य किए गए थे जो असफल हुए और इसी वजह से इसे इतिहास में जो है जाना जाता है। जैसे इसके द्वारा जो है दोआब में कर की वृद्धि की गई थी। उसके बाद जो है इसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित कर दिया। फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया। उसके बाद खुरासन आक्रमण हुआ। फिर जो है कराची अभियान किया। ये सभी जो है क्रम से है, तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी इसका क्रम पूछ लेता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? पहली अनुसूची की बात करें तो इसमें जो है राज्य संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का उल्लेख किया गया है। और 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों को विधिमानीकरण है वो किया गया। जैसे इसका मतलब ये है कि कुछ अधिनियमों को अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो इसका न्याय निर्णयन जो है न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका प्रावधान किया गया किसमें? 9वीं अनुसूची में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका जो उल्लेख किया गया वो 6ठी अनुसूची में किया गया है। और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ करके अन्य जो पूरे भारत में जनजातीय क्षेत्र हैं उनका जो उल्लेख किया गया है वह 5वीं अनुसूची में किया गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो यह आपकी जीएसटी से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन यह पिछड़े वर्गों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाएगा उससे संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित है। और 104वां जो है अनुच्छेद 334 में जो संशोधन किया गया था उससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 1 4 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। आदिल शाही वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आदिल शाही वंश की स्थापना किया गया था बीजापुर में। कुतुब शाही वंश की स्थापना किया गया था गोलकुंडा में। निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में की गई थी। और सरकी वंश की स्थापना जौनपुर में की गई थी। कहाँ पे? जौनपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 3 1 4, 2 3 1 4। नेक्स्ट देखिए, राज्य और उसे लोकसभा में आवंटित सीटों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? महाराष्ट्र में जो सीटों का आवंटन किया गया 48 किया गया है। पश्चिम बंगाल में 42, आंध्र प्रदेश में 42 और बिहार में 40। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में जो सीटों का आवंटन है वह 25 है। जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग नहीं हुआ था उस समय
इसमें जो सीटें थी वह 42 थी, लेकिन जब तेलंगाना इससे अलग हो गया तो इसकी कुछ सीटें तेलंगाना को दी गई, जिसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या घट करके 25 हो गई। संसद द्वारा संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसरण में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में विधि बनाई गई है? अनुच्छेद 324, 325, 326 या 327? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324 में। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? ये जो है कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। जहांगीरी चित्रकार की अगर हम बात करें तो इसमें आपके थे अबुल हसन और अकारीज, यह जो लोग हैं यह जहांगीरकालीन चित्रकार थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। ठीक, देखिए अबुल हसन, उस्ताद मैसूर, फारूक बेग, विशन दास, अकारीज, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर माधव और गोवर्धन यह जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे, जबकि मीर सैयद अली और अब्दुल ससम्मद यह हुमायूं के समय के चित्रकार थे। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों संबंधी उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य नहीं माना गया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। नीति निर्देशक तत्वों में यह प्रावधान किया गया है कि विधि बनाने के संदर्भ में राज्य का यह कर्तव्य है कि यह नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रावधान करे। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है? उद्देशिका का जो विचार लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संगठनात्मक व्यवस्था जो है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है कनाडा के संविधान से। और राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन होता है उनका यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2-1-4-3। AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन इंग्लैंड के ब्लेचले पार्क में किया गया था। भारत की ओर से इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। भारत की तरफ से इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग नहीं लिया था, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा इसमें हिस्सा लिया गया था। और यह बर्मिंघम शायर इंग्लैंड के ब्लेचले पार्क में इसका आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन के बाद ब्लेचले घोषणा पत्र जारी किया है। तो ये पूछ सकता है कि ब्लेचले घोषणा पत्र का संबंध किससे है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसका संबंध है। ठीक है, ब्लेचले घोषणा पत्र का ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण कर सकता है। दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण कर सकता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्तों के कंकाल भी प्राप्त हुए हैं? ब्रह्मगिरी, बुरजोहुम, चिराद या फिर मास्की? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बुरजोहुम, जो आपके जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में है। और यहाँ पे जो है मनुष्यों के साथ जो है कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। और यहाँ पे लोग गर्तावास में रहते थे। गर्तावास मतलब जमीन के नीचे जो है गड्ढा खोद करके सुरंग बना करके उसमें। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दिशा में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर के अधिकतम 2 वर्ष तक परिवर्तित रहेगा। इस उद्घोषणा के 1 वर्ष से आगे प्रवृत्त रहने के लिए आवश्यक है कि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि उस राज्य में निर्वाचन कराने में कठिनाई है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। क्योंकि यह जो अधिकतम सीमा है वो 2 वर्ष नहीं है, कितनी है? 3 वर्ष है, 3 वर्ष है। और 1 वर्ष के बाद जो है अगर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो 1 वर्ष तक 1 वर्ष तक लगाया जाएगा। 1 वर्ष के बाद भी अगर लगाना है तो 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन कौन सी? या तो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आपातकाल लागू हो, दूसरा निर्वाचन आयोग उस क्षेत्र में चुनाव कराने में असमर्थ हो। अगर यह कंडीशन है तो जो राष्ट्रपति शासन है उसे आगे जो है 2 वर्ष तक के लिए और बढ़ाया जाएगा। ठीक है, मतलब टोटल कितने वर्ष के लिए? अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और 3 वर्ष के बाद किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा।
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगा सकता है, जबकि दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाने से कम 21 दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन एक। पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि उन्हें जो सूचना देनी है वह 21 दिन पहले नहीं, 10 दिन पहले उन्हें सूचना देना अनिवार्य होता है। और राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है उसके ऊपर महाभियोग चलाने का केवल एक ही आधार है, और वो है संविधान का अतिक्रमण। ठीक है, इसी आधार पर उसके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है, अन्यथा नहीं चलाया जा सकता है, और किसी भी सदन में चलाया जा सकता है। और ये भी याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाने के लिए कम से कम 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होना है। मतलब लिखित रूप से जो है सॉरी लिखित सिफारिश के बाद ही जो है महाभियोग लाया जा सकता है, और महाभियोग पारित होने के लिए बहुमत जो चाहिए वो 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही कालक्रम के हिसाब से आपको चयन करना है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, सबसे पहले जो आपके बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था वह कहाँ किया गया था? राजगृह में किया गया था। ठीक है, राजगृह में किया गया था। उसके बाद वैशाली में किया गया था, फिर हुआ था आपका पाटलिपुत्र में, और सबसे लास्ट में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 1, 4, 3। निम्नलिखित दिवसों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, विश्व शहर दिवस 16 अक्टूबर को, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। विश्व शहर दिवस जो मनाया जाता है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और 2023 की थीम क्या थी? लेट्स कम्युनिटी लीड। यह जो है 2023 की थीम थी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ दर्शन दिए गए हैं, और उनके द्वारा, उस दर्शन के द्वारा जो मोक्ष प्राप्त करने की तकनीक है या फिर तरीका है, कौन सा तरीका है, उससे आपको सम्मिलित करना है। न्याय दर्शन की बात करें, न्याय दर्शन ने तार्किक चिंतन के हिसाब से जो है मोक्ष प्राप्त करने को, नियम को जो है माना था। मीमांसा दर्शन की बात करें तो इन्होंने माना था कि वैदिक अनुष्ठानों के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। सांख्य दर्शन, इनका मानना था कि वास्तविक ज्ञान और अभिग्रहण से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। और वेदांत दर्शन का मानना था कि आत्मज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, आत्मज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 1, 2, सॉरी 4, 3, 1, 2। और इससे संबंधित कुछ दर्शन, जैसे षड दर्शन की जो बात की गई, जिसमें 7 दर्शनों की का उल्लेख किया गया है। और ये 7 दर्शन कौन कौन से हैं? न्याय, पूर्व मीमांसा, साख्य, वेदांत दर्शन जिसे उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है, वैशेषिक और योग। और इनके लेखक कौन है, इसके प्रवर्तक कौन है, वो भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन मिलाने के लिए पूछ सकता है। जैसे न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी हैं, साख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि, वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा के लेखक या प्रवर्तक हैं बादरायण, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद मुनि हैं, और योग दर्शन के प्रवर्तक जो है पतंजलि हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की जांच केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। राष्ट्रपति को जो मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह दी जाती है उसकी जांच किसी भी न्यायालय में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब न्यायालय ये नहीं पूछ सकता है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को कौन सी सलाह दी गई है, क्या सलाह दी गई है, इसके बारे में जो है किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपबंध है कि संघीय मंत्रिपरिषद के प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसमें उपस्थित होने का अधिकार है, उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 88 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 88 में इसका प्रावधान किया गया है कि संघीय मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री और महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन उसमें मतदान नहीं कर सकता है अगर वह उसका सदस्य नहीं है तो। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक बुलाए जाने के पश्चात लोकसभा विघटन हो जाने पर भी ऐसी बैठक हो सकती है और उसमें संबंधित विधेयक पारित हो सकता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही, पहला गलत है, क्योंकि संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है वह राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, न कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जोश, इनका संबंध कहाँ से है? मलिहाबाद से। रघुपति सहाय फिराक, इनका संबंध कानपुर। जिगर मुरादाबाद। चकबस्त लखनऊ। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। रघुपति सहाय फिराक, इनका संबंध कानपुर नहीं, कहाँ से? गोरखपुर से है। गोरखपुर से इनका संबंध है। ठीक है, और इनका जो रघुपति सहाय जो है, इनका जो जन्म हुआ था यह गोरखपुर में हुआ था, लेकिन मतलब इसकी जन्मस्थली जो है गोरखपुर है और इनकी जो कर्मस्थली है, ठीक है, वो कहाँ पे है? प्रयागराज है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली वह दूसरी महिला है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी नहीं, तीसरी महिला है। ठीक है, तीसरी महिला है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। नवाबगंज, जिसे शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी बिहार के नाम से भी जाना जाता है, नवाबगंज पक्षी बिहार कहाँ पे है? यह है आपके नवाबगंज पक्षी बिहार है उन्नाव में। ओखला पक्षी बिहार है गौतम बुद्ध नगर में। समसपुर पक्षी बिहार जो है रायबरेली में है और पार्वती यारगा पक्षी बिहार है गोंडा में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3, 4, 1। सहकारी सोसाइटी संबंधी संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के 96वें संशोधन द्वारा भाग 9 ख जोड़ करके उसके अंतर्गत सहकारी सोसाइटी संबंधी प्रावधान किया गया था। किसी सहकारी सोसाइटी के निदेशकों की जो अधिकतम संख्या है वह 21 हो सकती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि यह 96वां संविधान संशोधन नहीं, 97वां संविधान संशोधन था। ठीक है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। महिलाओं के लिए पंचायतों में जो महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 243 ग या फिर 243 सी में इसका प्रावधान किया गया है। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए जो 1/3 आरक्षण किया गया उसका प्रावधान अनुच्छेद 243 न या 243 टी में इसका प्रावधान किया गया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि पंचायतों में महिलाओं के लिए जो 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 243 सी नहीं, अनुच्छेद 243 डी में किया गया है। अनुच्छेद 243 डी में इसका प्रावधान किया गया है, लेकिन नगर पालिका में जो महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 243 टी में इसका प्रावधान किया गया। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कुछ स्थान दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश के जिले दिए गए, जैसे बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में। देवा शरीफ जौनपुर। संकीसा फर्रुखाबाद। बिठूर कानपुर। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, देवा शरीफ जो है जौनपुर में नहीं लगता है। देवा शरीफ का जो आयोजन किया जाता है कहाँ पे किया जाता है? बाराबंकी में। बाराबंकी में इसका आयोजन था, तो ऑप्शन बी सही है। जाइलम और फ्लोएम का अभाव पाया जाता है किसमें? टेरिडोफाइट में, ब्रायोफाइटा में, थैलोफाइटा में या फिर ए और बी दोनों में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम का अभाव पाया जाता है। सॉरी। और ब्रायोफाइटा को अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर एम्फीबिया वर्ग में रखा जाता है। ठीक, और इसमें जाइलम और फ्लोएम का अभाव पाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। साबूदाना का निर्माण किया जाता है सागो पाम से, चीड़ के तने से, लिलिएसी से या फिर सिकोया की पत्ती से। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सागो पॉम से। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की समानता विशेषताएं होती हैं। निम्न जीवन प्रत्याशा सही है। जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर होती है, ये भी सही है। उच्च आश्रितता, जो आश्रितता अनुपात है वो सबसे अधिक होता है, ये भी सही है। आय की विषमता, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं। वर्ष 1999 से लेकर के 2000 में प्रारंभ राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रतिस्थापित किया गया था किससे? इसका सही आंसर क्या होगा? इसे प्रतिस्थापित किया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है?
प्रोटोथीरिया अंडे देता है, मेटाथीरिया पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए, प्रोटोथीरिया द्वारा अंडे दे दिया जाता है, और जैसे आपका एकीडना हो गया, प्लेटिपस हो गया, और मेटाथीरिया जो है यह अपरिपक्व शिशुओं को जन्म देता है, ठीक है, न कि परिपक्व। इसमें क्या दिया है कि पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देता है, जो कि गलत है। यह अपरिपक्व शिशुओं को जन्म देता है, जैसे कि कंगारू हो गया, ठीक है। कंगारू जो है अपने अपरिपक्व शिशु को जन्म देता है और अपने थैले में तब तक रखता है जब तक कि उसका पूर्ण विकास ना हो जाए, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तनाव की स्थिति में हृदय की धड़कन को बढ़ाने वाला हार्मोन्स कौन सा है? ट्रिप्सिन, एड्रीनेलिन, इरेप्सिन या फिर इंसुलिन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन, इसे एड्रीनेलिन जिसे फायर एंड फॉरगेट हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रीनेलिन। फ्रेंच ओपन टेनिस 2023 का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने फाइनल मुकाबले में किसे पराजित करके जीता था? डेनियल मेदवेदेव, कैस्पर रूड, कार्लोस अलकराज या फिर राफेल मार्टिन। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इनके द्वारा कैस्पर रूड को पराजित किया गया था, ठीक है। और कैस्पर रूड कहाँ के हैं? या नॉर्वे के हैं। और जीता गया था किसके द्वारा? यह जीता गया था नोवाक जोकोविक द्वारा, जो सर्बिया के हैं, ठीक है। और महिला एकल की विजेता कौन थी? ईगा स्वीटेक, पोलैंड की। और महिला एकल की उप विजेता थी कैरोलिना मुचोवा, जो कि चेक गणराज्य की हैं। और यह किसकी बात हो रही है? फ्रेंच ओपन 2023 की। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंसुलिन के अतिस्राव से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। इंसुलिन के अल्प स्रावण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बजट अनुमान 2023-24 के आवंटन के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? रेल मंत्रालय को जो आवंटन किया गया है बजट के माध्यम से वो 2.41 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को 1.25 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.60 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय को 3.70 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 3.70 लाख करोड़ का आवंटन नहीं किया गया, बल्कि 2.70 लाख करोड़ का आवंटन किया गया, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। प्रथम योजना यह किस पे आधारित थी? प्रथम योजना की अगर हम बात करें तो इसका जो मुख्य लक्ष्य था, प्रथम योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था। तृतीय योजना की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य लक्ष्य जो निर्धारित किया गया था, आधारभूत उद्योगों के विकास के साथ साथ कृषि और खाद्यान्न पर विशेष बल दिया गया था, ठीक है। आधारभूत और उद्योगों के विकास के साथ साथ कृषि, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 1961 से लेकर के 1966 तक था। टाइम भी याद रखिएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, यह जो है स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और स्थिरता के साथ समृद्धि मुख्य लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। और इसका जो समय है यह था 1969 से लेकर के 1974 तक। और जो आपका पाँचवां पंचवर्षीय योजना है इसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और इसका जो समय है 1974 से लेकर के 1979 था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 4, 3। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान या आपके हैदराबाद में है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है मैसूर में, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, FAO का जो मुख्यालय है यह जिनेवा में नहीं है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जो है रोम, इटली में है। रोम, इटली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? कुछ रोग दिए गए हैं और परजीवी। निद्रा रोग जो है ट्रिपैनोसोमा द्वारा होता है, मलेरिया होता है लिस्मैनियो डोनावानी द्वारा, कालाजार होता है प्लाज्मोडियम द्वारा, और पायरिया होता है हिस्टोलिटिका द्वारा। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, अन्य सभी विकल्प आपके गलत हैं, ठीक है। निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमा द्वारा होता है, मलेरिया जो होता है वह होता है प्लाज्मोडियम द्वारा, कालाजार जो होता है वो लिस्मैनी डोनावानी द्वारा होता है, और पायरिया जो होता है वह एंटमीबा जिंजवेलिस द्वारा होता है।
ठीक है। हिस्टोलिटिका जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, इसके द्वारा क्या होता है इसके द्वारा पेचिस रोग होता है। ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा पेचिस रोग होता है, और जो पायरिया रोग होता है वह एंटमीबा जिंजवेलिस द्वारा होता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? एपिडोसाइट, फाइब्रिनोजन, हिमैटिन, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फाइब्रिनोजन। ऑप्शन बी सही है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अधिगमन होता है, जो इसका क्रम है वो आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले जो अगर इसकी हम बात करें तो फुफ्फुस इसके द्वारा होता है, इसके बाद रक्त जो है जाता है कहाँ? फुफ्फुस के बाद जो है रक्त आता है, उसके बाद आपका आता है उत्तक जो ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, सबसे पहले जो होता है फुफ्फुस द्वारा होता है, जो ऑक्सीजन का परिवहन है सबसे पहले फुफ्फुस द्वारा होता है, फिर रक्त द्वारा होता है, फिर उत्तकों द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 1, 3। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, और यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है, गलत बताना है। ठीक है, गलत बताना है। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए, यह एक बंद तंत्र होता है और यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह बंद तंत्र नहीं बल्कि एक खुला तंत्र होता है। ठीक है, अन्य सभी विकल्प जो है पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सही है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया अहेड 2025 एंड बियॉन्ड किसकी पुस्तक है? रघुराम राजन, वाई.वी. रेड्डी, विमल जालान, या फिर उर्जित पटेल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह विमल जालान की पुस्तक है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, और हाल ही में इसका विमोचन प्रकाशन किया गया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्थापना के वर्ष के अनुसार निम्न को बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। इसमें अगर हम बात करें LIC, इसकी जो स्थापना की गई थी, LIC की स्थापना की गई थी। देखिए, LIC की जो स्थापना है 1956 में की गई थी। 1956 में IDBI की जो स्थापना है वह 1964 में की गई थी। 1964 में IFCI की जो स्थापना है वह 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में। और SBI की जो स्थापना है 1955 में किया गया था। 1955 में किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में जब हस्तांतरित होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहता है, या फिर से बढ़ सकती है या घट सकती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। लिंडमान के नियम के अनुसार ऊर्जा जब एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है तो ऊर्जा का मात्र 10% भाग ही प्राप्त होता है। ऊर्जा का 90% भाग जो है वह क्या होता है? उसका क्षय हो जाता है। ऊर्जा के 90% भाग का क्षय हो जाता है, ऊर्जा का मात्र 10% भाग ही प्राप्त होता है। और यह नियम दिया गया था किसके द्वारा? लिंडमान द्वारा दिया गया था। तो वो भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषण स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। यह योजना 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, कब? 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रांची, झारखंड से इसका प्रारंभ किया गया था। यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, और इसमें जो है केंद्र और सामान्य राज्यों का जो भागीदारी है वो 60 और 40 के अनुपात में होता है। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि इसमें प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति परिवार है। ठीक है, प्रति परिवार जो है 5 लाख रुपए बीमा देने की बात की गई है, न कि प्रति व्यक्ति। ठीक, और जो सामान्य राज्य और केंद्र के बीच जो हिस्सेदारी हो 60-40 की है। पर्वतीय राज्य और उत्तर पूर्व राज्य जो हैं उनके साथ जो है वो 90-10 का है। ठीक है, 90-10 का। तो ये भी याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। सामान्य राज्य के साथ 60-40 है, और पूर्वोत्तर राज्य और पहाड़ी राज्यों के साथ है 90-10 का। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 1999 में। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1995 में।
और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इसकी शुरुआत की गई थी 2005 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4321। नेक्स्ट देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्र पर वन आच्छादित है? 33% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। कितने ऐसे राज्य या फिर यूनियन टेरेटरी हैं दोनों मिलाकर के? इसका सही आंसर क्या होगा? 7, 13, 17 या फिर 23? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 17 राज्य केंद्र शासित राज्य ऐसे हैं जिनके भूभाग का 33% से अधिक भाग वन आच्छादित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16वें वित्त आयोग हेतु संदर्भ शर्तों को मंजूरी दी गई थी। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू होगी। 15वें वित्त आयोग ने अपनी अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट के माध्यम से 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि से संबंधित सिफारिश की थी। 15वीं वित्त आयोग की सिफारिश वित्तीय वर्ष 25 से 26 तक मान्य होगी। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, मतलब सी जो है वो गलत है, अन्य सभी विकल्प आपके सही हैं। नेक्स्ट देखिए, विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत 2030 तक भारतीय निर्यात के लिए कितने ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2 ट्रिलियन डॉलर। 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर का निर्यात लक्ष्य रखा गया है कि 2 ट्रिलियन डॉलर का निर्यात किया जाएगा 2030 तक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मई 2023 में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार गुप्ता, मोहन धारिया, संगीता वर्मा या फिर रवनीत कौर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? भारत क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का शीर्ष राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का जो विस्तार है वह 15,100 किलोमीटर है। और भारत में जो सूर्योदय होता है वो सबसे पहले मिजोरम में होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में जो सूर्योदय होता है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है, न कि मिजोरम में। ठीक है, सबसे पहले जो होता है अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, अन्य विकल्प जो दिए गए वो सभी सही हैं। तो याद रखिएगा, इन सबको एक बार जो फैक्ट हैं उन सबको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संघीय बजट 2023-24 के संदर्भ में सरकार की प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा रहा है? उधार एवं अन्य देयताएं, वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर या फिर आयकर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उधार एवं अन्य देवताओं से सबसे अधिक प्राप्ति होती है। और उधार एवं अन्य देवताओं से कितनी प्राप्त होती है? तो 34% कुल जो जीडीपी है, कुल बजट जो है इसका 34% तो उधार एवं अन्य देवताओं से प्राप्त किया जाता है। और जीएसटी से अगर हम बात करें, जीएसटी से जो प्राप्त होता है 17% प्राप्त होता है, निगम कर से 15% और आय कर से भी 15%। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुड़ी, दोदाबेट्टा, अमरकंटक या फिर महेंद्रगिरी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनाईमुड़ी जो है, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है अनाईमुड़ी, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और यह कहाँ पे है? केरल राज्य में है। केरल राज्य में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जनसंख्या नियंत्रण संबंधी अवरोधों में से कौन टी.आर. माल्थस द्वारा संदर्भित जनसंख्या नियंत्रण अवरोध है? प्राकृतिक अवरोध या फिर प्रतिबंधात्मक अवरोध या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। माल्थस द्वारा बताया गया था कि जो जनसंख्या नियंत्रण जो अवरोध है वो प्राकृतिक और प्रतिबंधात्मक दोनों है। ठीक है, प्राकृतिक अवरोध जिसे नैसर्गिक अवरोध भी कहा जाता है, और दूसरा है आपका प्रतिबंधात्मक अवरोध। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। और इसके अंतर्गत जो आपके घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट हैं, 5 प्रैक्टिस सेट आए हैं यूपीपीएससी 2023-24 के लिए। और इसके बाद जो है जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे दृष्टि आईएएस के, अब तक जो है अभी कल के डेट में 10 प्रैक्टिस सेट जो है प्रकाशित हो चुके हैं। तो उन सबको भी सारे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं, पास में हैं। तो उसके बाद जो है उन सब प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद ध्येय आईएएस का है, आपके पीसीएस मंत्रा का है। ठीक है, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जो भी अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं उन सबको प्रॉपर अच्छे से कवर करना है। देखिए, एग्जामिनेशन में हाल में आप लोग अच्छे से मोटिवेशन मतलब फील करें और क्वेश्चंस पेपर को लेकर के आपके अंदर जो है एक सकारात्मक जो शक्ति है उस ऊर्जा का संचार हो। और इसके लिए यह ज़रूरी है कि आप लोग प्रैक्टिस सेट को प्रॉपर अच्छे से कवर करिए
और कोई भी क्वेश्चंस जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो करंट अफेयर के हो या फिर स्टैटिक के हो, अच्छे से पढ़िए और कोशिश करिए कि रटने की बजाय जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसका जो बेसिक है वो क्लियर हो, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है देख रहे हैं आप लोग चेंज हो रहा है और वैसे भी पेपर लीक हो रहा है, क्या ही करेंगे। लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं वो करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। कल जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया गया था उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया गया था, तो जिन्हें ज़रूरत हो वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।